ज़िम्मी इन्फोमिस्ट देखने और सुनने वाले मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, तुर्की और सीरिया में आने वाला ज़लज़ला 100 साल तारीख का सबसे खौफनाक ज़लज़ला है, जिसमें हज़ारों अफराद की जानें जा चुकी हैं और इस पर हर आंख अश्कबार है। इस ज़लज़ले के बाद दुनिया भर में कई सवालात उठना शुरू हो गए कि कैसे अचानक से इतनी शिद्दत का ज़लज़ला आ गया और कैसे तुर्की से करीब तरीन मुमालिक बशमूल इसराइल इस खौफनाक ज़लज़ले से महफूज रहे। तुर्की, पाकिस्तान समेत कई मुमालिक में हार्प टेक्नोलॉजी से जुड़े ट्रेंड्स चल रहे हैं और माहिरीन का मानना है कि इस ज़लज़ले का ताल्लुक तुर्की की मौजूदा सियासत से हो सकता है। नाज़रीन गिरामी, आपको याद होगा कि 11 मार्च 2011 को जापान में समुद्री तूफान और ज़लज़लों ने एक साथ बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी, जिससे जापान की मईशत तबाह होकर रह गई थी। उस वक्त के मीडिया के मुताबिक ये वो वक्त था जब जापान सुपर पावर बनने की पोजीशन में खड़ा था और अमेरिकन करेंसी डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी से हटाकर अपनी करेंसी सामने लाना चाहता था, जिस मकसद के लिए जापान और चीन के दरमियान रवाबित काफी बढ़ चुके थे और ऐसा लगता था कि अब अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका लगने वाला है। तभी अमेरिका ने जापान को एक खुफिया पैगाम पहुंचाया कि तुम अपनी करेंसी को हमारी पॉलिसीज से ऊपर लाने की कोशिश मत करो, वरना हम तुम पर समंदरी तूफानों और ज़लज़लों से हमला कर देंगे। दोस्तों, जापान को ये धमकी काफी मुज़ाहिका खेज लगी, क्योंकि तूफान और ज़लज़ले तो कुदरती निज़ाम के तहत आते हैं, लिहाजा कोई कैसे इन्हें हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है और इस निज़ाम को कोई इंसान कंट्रोल कर ही नहीं सकता। लेकिन 11 मार्च 2011 को पूरी दुनिया ने देखा कि जापान पर समंदर की बड़ी बड़ी लहरों ने सुनामी की शक्ल में हमला कर दिया और इनकी जमीनें ज़लज़लों के आफ्टर शॉक से लरज़ उठी और नतीजतन जापान की इकोनॉमी जमीन बोझ होकर रह गई। दोस्तों, जापान के 2011 में आने वाले सुनामी की तरह ही 6 फरवरी 2023 को तुर्की में आने वाले अर्थक्वेक को बहुत से माहिरीन सिमिलर और सोची समझी चाल करार दे रहे हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि तुर्की का मुआहिदा लोज़ान रवां साल खत्म होने जा रहा है और इसके बाद तुर्की अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े इकदाम उठाने का सोच रहा था, जिसे सबूताश करने के लिए तुर्की को इस आजमाइश में डाला गया है और ऐसा पूरी दुनिया के माहिरीन का कहना है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई इन कुदरती निज़ाम के तहत पेश आने वाले आफात को इंसान कंट्रोल कर सकता है या सिर्फ ये मनगढ़ंत किस्से कहानियां हैं, और अगर ये सब वाकई सच है तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? इसके पीछे कौन सी खुफिया ताकतें और मकासद हैं? नाज़रीन गिरामी, आपको बताते हैं कि ये सारी कुदरती आफात को कंट्रोल करने और अपनी घिनौनी साजिशों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए हार्प नामी एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है। अमेरिकी शहर अलास्का से 200 किलोमीटर के फासले पर गकाना नामी जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बनाया गया है, जो कि दुनिया का सबसे पुरस्कार तरीन प्रोजेक्ट है, जिसे कोई प्रोग्राम नशर करने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के बनाए गए निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को 1993 में शुरू किया गया और इसे हार्प का नाम दिया गया, यानी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी, यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का और डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोग्राम एजेंसी यानी डार्पा का मुश्तरका प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट यूएस नेवी की एक जमीन पर लगाया गया है, जहां 180 बड़े बड़े एंटीनाज मौजूद हैं, जिनकी लंबाई 72 फुट है और उन्हें आपस में इस तरह से जोड़ा गया है कि ये एक बड़े एंटीना का काम सरअंजाम देते हैं और EFI वेव्स की सूरत में टनों के हिसाब से एनर्जी खारिज करते हैं। नाज़रीन, हार्प के जरिए 36 मिलियन वॉट हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को खला में भेजा जाता है। अमेरिकन मिलिट्री के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी को जमीन के गिरदोनवा में मौजूद एक खास लेयर आयोनोस्फीयर को स्टडी करने के लिए बनाया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि हार्प को कुदरती मौसमों को कंट्रोल करने के लिए बनाया है और ये प्रोजेक्ट इतनी ज्यादा एनर्जी खला में भेजकर आयोनोस्फीयर को गर्म करने का काम करता है, जिससे शदीद मौसमी तब्दीलियां जन्म ले रही हैं। ये लोग कुदरत के निज़ाम पर कंट्रोल हासिल करके इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये जहाँ चाहें दर्जा हरारत को आग की हद तक बढ़ा दें और जहाँ चाहें इसे मुंजमद हद तक गिरा दें, जहाँ चाहे बारिश बरसा दें और जहाँ चाहे सैलाब और ज़लज़लों से हमला कर दें। दोस्तों, अब जानते हैं कि ये हार्प टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। हमारी जमीन से 80,000 किलोमीटर दूर एक हिफाजती लेयर आयोनोस्फीयर मौजूद है और इसकी बदौलत मौसमों में तब्दीली वाक़ई होती है, और अगर किसी तरह इस लेयर में कोई गड़बड़ कर दी जाए तो जमीन पर हमें मौसमी शिद्दत यानी गजब की गर्मी और जमा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ सकता है। नाजरीन, हमारी जमीन पर समंदरी हवा, धूप की तपिश और खला से सेपरेशन का काम आयोनोस्फीयर लेयर ही करती है, और अगर इस लेयर की प्रोटेक्शन मौजूद ना हो तो सूरज की तपिश हमारी जमीन को चंद सेकंड्स में ही जलाकर राख कर देगी।
दोस्तों अमरीकी माहिरीन काफी अरसे से इस तह पर रिसर्च कर रहे थे और जब उन्हें आयोनोस्फीयर की इस खासियत का पता चला तो उन्होंने हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से 3.6 मिलियन हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लहरों को आयोनोस्फीयर की तह तक भेजा और इन हाई फ्रीक्वेंसी लहरों ने आयोनोस्फीयर की तह के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दी, जिसकी बदौलत अमरीकी साइंसदान इस कुदरती तह को कुछ हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हो गए और इसकी बदौलत गर्मियों का दौरानिया लंबा हो गया और सर्दियां छोटी हो गई, ग्लेशियर्स भी पिघलना शुरू हो गए और इसी की बदौलत समंदर की सतह भी बुलंद होने लगी। लिहाजा कसरत से सुनामी और जलजले जन्म ले रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, रब्बे करीम ने हम इंसानों की हिफाजत के लिए जमीन के गिर्द एक और लेयर वैन एलन रेडिएशन बेल्ट भी बनाई है, जिसका मकसद जमीन पर गिरने वाली बिजली और खतरनाक शुआओं को जज्ब करना है और जेर जमीन मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स को कंट्रोल करना भी है। अगर वैन एलन बेल्ट में कोई गड़बड़ हो तो शदीद जलजले जन्म ले सकते हैं और कुदरती तौर पर इस तह का कंट्रोल भी आयोनोस्फीयर से होता है, जो कि अपनी मैग्नेटिक पावर से वैन एलन रेडिएशन बेल्ट को जकड़े रखती है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स और जेर जमीन मौजूद लावा भी कंट्रोल में रहता है। लेकिन जब हार्प के जरिए हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स खला में भेजी जाती हैं तो आयोनोस्फीयर लेयर गर्म हो जाती है और इसकी मैग्नेटिक पावर कमजोर पड़ जाती है और इसके बाद खास सिग्नल्स की मदद से इस तह में बदलाव किया जाता है, जो जलजलों का बाइस बनता है। जबकि समुद्री लहरों को कंट्रोल करने के लिए चांद की मैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि समुद्री उतार चढ़ाव का निजाम चांद की कशिशी लहरों की बदौलत मुमकिन होता है, लिहाजा हार्प इस मैग्नेटिक वेव्स में हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी भेजकर समंदरी लहरों को 500 फुट तक बुलंद करके सुनामी की शक्ल में किसी भी शहर की तरफ भेज सकता है। नाजरीन गिरामी, इन सब चीजों के अलावा तूफानी बारिशें और हीट स्ट्रोक जैसी गर्म हवाएं और झुलसा देने वाली गर्मी को भी कुदरती तह मोनोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर में बदलाव करके कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, इतनी ताकतवर टेक्नोलॉजी को बनाने के पीछे क्या अज़ाइम है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर गौर करना होगा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल के हुक्म पर बारिशें नाजिल होंगी, वो जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी, वो कहत लाने पर कादिर होगा, जमीन उसके हुक्म पर अपने खजाने बाहर निकाल देगी। दोस्तों, इस हदीस में वाज़ेह पैगाम मिलता है कि दज्जाल सब्जा लाने और कहत लाने में कादिर होगा, मतलब उसी के हुक्म से बारिशें होंगी और उसी के हुक्म से खुश्क साली होगी और वो इसी की बदौलत लोगों को गुमराह करेगा। लिहाजा ये बात वाज़ेह है कि ये हार्प नामी प्रोजेक्ट इस दज्जाली निज़ाम की एक कड़ी है, जिसे खुफिया ताकतों की तरफ से दज्जाली निज़ाम की राह हमवार करने के लिए तख्लीक किया गया है और इसी एजेंडा को परवान चढ़ाने के लिए एक खुफिया तंजीम इल्यूमिनाटी मौजूद है, जो पूरी दुनिया में एक हुकूमत यानी वन वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना चाहती है और इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।